हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बढ़िया ही होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार राज्य के बारे में। जी हाँ, वही बिहार जहां हाल ही में एक बार फिर नए मुख्यमंत्री ने शपथ ली है। वो अलग बात है कि मुख्यमंत्री पुराना है, केवल शपथ नई ली है कि मैं बिहार के लिए ये करूंगा, मैं बिहार के लिए वो करूंगा, और तो और मैं संविधान और विधियों की मर्यादाओं को भी बनाए रखूंगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये 9वीं बार है जब नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, वो भी मात्र 24 वर्षों में। इस तरह अगर मुख्यमंत्री के कार्यकाल की बात करें तो ये होता है 2.66 वर्ष। सोचिए, जहां भारत में एक मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, उसी भारत के एक राज्य बिहार में हर 2.5 साल पर मुख्यमंत्री बदल जाता है और बदलकर फिर से नीतीश कुमार ही हो जाता है। दोस्तों, ये एक मजाक है जो इस प्रदेश पर आज सबसे ज्यादा भारी पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां देश का लगभग हर राज्य आगे बढ़ रहा है, बिहार पीछे जा रहा है। राजनीतिक उठापटक के चलते आज ये हाल है कि बात चाहे शिक्षा की हो, रोजगार की हो, स्वास्थ्य की हो या फिर व्यवसाय और व्यापार की हो, बिहार की हालत सबसे ज्यादा नाजुक है। दोस्तों, बिहार के गरीबी के वैसे तो हजारों कारण हैं, लेकिन मुख्य कारणों की बात करें तो इसमें सबसे पहले शिक्षा आती है। बिहार देश का सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है, जहां की साक्षरता दर 6.18% है। इसमें पुरुष साक्षरता 71.2% और महिला साक्षरता 51.8% है। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग पढ़ना नहीं चाहते, बल्कि सच तो ये है कि इन्हें पढ़ने लिखने के अवसर ही नहीं दिए जाते। यहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के लिए कॉन्ट्रैक्ट टीचर की भर्तियां होती है, जो कम वेतन मिलने के चक्कर में बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं। स्कूल में विज्ञान की किताबें तो हैं, लेकिन उनका प्रैक्टिकल करने के लिए न तो यहाँ कोई लैब होती है और न ही लैब में मौजूद कोई उपकरण। और यहाँ परीक्षा में नकल कैसे होती है, इसके अनगिनत वीडियोस आपको इंटरनेट पर मिल ही जाएंगे। आपको हैरानी होगी कि पिछले 25 वर्षों में इस प्रदेश को उच्च शिक्षा के लिए कोई भी बड़ा संस्थान नहीं मिला है, और इसके लिए केवल नेता ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि खुद यहाँ के स्टूडेंट्स भी हैं, जो किसी न किसी धार्मिक आंदोलन में तो बिना बुलाए ही पहुंच जाते हैं, लेकिन वही स्टूडेंट शिक्षा व्यवस्था और उसके बदलाव के लिए कोई भी आंदोलन कभी नहीं करता। इस प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो इसे आगे नहीं बढ़ने दे रही है, वो है यहाँ की जनसंख्या। क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, जहां देश की कुल आबादी का 8.60% भाग निवास करता है। इस समय बिहार की आबादी लगभग 13 करोड़ है। इसके बाद बारी आती है यहाँ के बटे हुए समाज की। जी हाँ, ये वही प्रदेश है जहाँ फूट डालो राज करो की नीति अपनाकर नेताओं और अधिकारियों ने बिहारियों को जाति और उपजाति में इतना अधिक बांट दिया है कि अब निकट भविष्य में उनमें एकता की संभावना कहीं नजर नहीं आती। ऐसा पाया गया है कि कृषि क्षेत्र के कमजोर हो जाने से अब बिहार के लोगों के पास कृषि में व्यस्तता का काल 3 महीने से ज्यादा नहीं होता। शेष खाली समय में लोग अनावश्यक बातों की चर्चा में लगे रहते हैं। उन अनावश्यक बातों में सबसे पहली बात होती है जाति की। जी हाँ दोस्तों, इधर कुछ दशकों से बिहार की पहचान 7 सवर्ण जातियों, 11 पिछली, 107 अति पिछड़ी जातियों, 1 दलित, 23 महादलित और लगभग 1% अनुसूचित जनजाति वाले प्रदेश के रूप में बन गई है, जिसका श्रेय यहाँ के लोग और नेताओं को जाता है जो 24 घंटा इसी मुद्दे पर केंद्रित रहते हैं। जबकि बिहार वो राज्य है जो अपने विकास हेतु आई राशि को पूरा खर्च भी नहीं कर पाता। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार में विकास हेतु बहुत बड़ी राशि केंद्र से आती रही है। 1979 में हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र खोलने हेतु राशि आई थी, लेकिन उनका सदुपयोग नहीं हो सका और आय राशि को लौटा देना पड़ा। अगर आजादी के बाद से केंद्र को लौटाई गई राशि का आलंकन किया जाए तो शायद बिहार प्रथम स्थान पर होगा, जो आज भी जारी है। सोचिए, बिहार वो राज्य है जिसे केंद्र में बैठी सरकार भी धक्का लगा रही है, तब भी ये तरक्की नहीं करना चाहता। बिहार वो राज्य है जहां आज भी कुछ सड़कों और रेल लाइन की हालत अन्य राज्य की तुलना में बिहार में खराब है। सड़कें बनती भी हैं तो अपने स्वाभाविक काल के पूर्व ही टूटने लगती हैं। परिवहन और यातायात की व्यवस्था अभी जर्जर है। यहाँ बिजली सस्ती दिखती जरूर है, लेकिन अनियमित आपूर्ति के कारण महंगी हो जाती है। सिंचाई दर भी अन्य राज्यों की तुलना में महंगी है। इसी के चलते यहाँ बनाए गए सामान या फिर कोई भी एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट बाजार में कमजोर पड़ जाते हैं और दूसरे राज्य बाजी मार ले जाते हैं।
बिहार में हर साल जो बाढ़ आती है ये आप हमेशा से सुनते आए होंगे, लेकिन आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि बिहार को बाद में बचाने के लिए कुछ अनोखा प्रबंध कर दिया गया है। जबकि सच्चाई ये है कि ये बिहार के लिए एक बहुत ही गंभीर समस्या है। हर साल आधा बिहार भीषण बाढ़ में चपेट में आ जाता है, जिसमें भारी आर्थिक और सामाजिक क्षति होती है। इसके लिए एक केंद्रीय संस्थान होना चाहिए जो इसे मॉनिटर करे और ऐसे कार्य करे जिससे इस पर काबू पाया जा सके। लेकिन हालत तो ये है कि नए संस्थान लगने तो दूर, जो केंद्रीय संस्थान यहां मौजूद हुआ करते थे वो भी अब बिहार से बाहर चले गए। जैसे पटना का आलू अनुसंधान केंद्र को हिमाचल प्रदेश स्थानांतरित कर दिया गया है, जबकि जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से लगभग 7% केंद्रीय संस्थान बिहार में होने चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से बिहार के हिस्से में 1% नहीं है। ये वो प्रदेश है जहां किसी भी बैंक या सार्वजनिक उपक्रम का मुख्यालय नहीं है। भारत के बहुत सारे सरकारी और निजी बैंकों में से किसी भी बैंक ने अपना मुख्यालय बिहार में स्थापित नहीं किया है। इन कारणों से भी ये प्रदेश कभी आर्थिक रूप से सशक्त नहीं बन पाया। आपको एक फैक्ट बताना चाहूंगा कि आज के समय में भारत की जीडीपी $3.7 ट्रिलियन है और इसकी अनुमानित ग्रोथ रेट 7.3% है। माना जाता है कि अगर भारत में कुल भार से यूपी और बिहार का बोझ कम कर दिया जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था से लेकर इसकी ग्रोथ में 1.5 गुना उछाल आ जाएगा। बिहार वो राज्य है जहां आज 40 जिले हैं जिनका प्रशासनिक खर्च सबसे ज्यादा है, जबकि यहां से मिलने वाला राजस्व सबसे कम। आपको जानकर हैरानी होगी कि हालिया इकोनॉमिक सर्वे में किशनगंज बिहार का सबसे गरीब जिला घोषित हुआ है, जिसकी आबादी करीब 22 लाख है, जबकि यहाँ की सालाना प्रति व्यक्ति आय 20,000 भी नहीं है। फिर आता है अररिया जिला, जिसकी आबादी 37 लाख है और इसकी प्रति व्यक्ति आय किशनगंज से थोड़ी बेहतर, लेकिन देश के अन्य जिलों के मुकाबले बहुत कम है। कुछ ऐसा ही हाल बिहार के तीसरे सबसे गरीब जिले मधेपुरा की भी है, जहां की कुल जनसंख्या करीब 26 लाख है, जबकि यहां रहने वाला एक औसत व्यक्ति पूरे साल में 20,000 रुपए की सृजन कर पाता है। तो वहीं बिहार की राजधानी पटना इस प्रदेश का सबसे सुखी जिला है। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण में बिहार के जिलों के बीच आर्थिक असमानता की तरह शहरीकरण में भी काफी इम्बैलेंस है। एक तरफ पटना, जिसका डेवलपमेंट रेट 44% से भी ज्यादा है, वहीं दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वाले जिलों की रफ्तार भी मात्र 28 और 24% ही है, जो ये बताता है कि बिहार में असमानता की क्या हालत है। आर्थिक विकास में आंतरिक विषमता का आभार विभिन्न जिलों में प्रति व्यक्ति लघु बचत है। इसमें भी 2 सबसे समृद्ध और सबसे गरीब जिलों में पटना और सारण है, जबकि सबसे पिछड़े जिले अररिया और पश्चिम चंपारण है। विभिन्न आधार पर रैंकिंग के लिहाज से बिहार के आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत विकसित जिले पटना, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर और शेखपुरा पाए गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर सबसे पिछड़े जिले अररिया, शिवहर, बांका, किशनगंज और पश्चिम चंपारण है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस बिहार के बारे में ये कहावत मशहूर हुआ करती थी कि एक बिहारी 100 पे बिहारी, इसके मौजूद हालात देखकर तो लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब ये कहावत बदल कर एक बिहारी 100 बीमारी हो जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो इसका सारा दोष यहाँ की औसत सरकार पर ही जाएगा, जिन्होंने अपने फायदे के लिए इस प्रदेश की बलि चढ़ा दी। और अंत में अगर एक बिहारी ये चाहता है कि बिहार भी तरक्की करे तो सबसे पहले उसे आगे आना होगा और बिहार के प्रगति पथ पर ले जाने के लिए एक नई सोच, नई कार्य संस्कृति और ऐतिहासिक गौरव को पुनः प्राप्त करने की लालसा को विकसित और जागृत करना होगा। फिर वो दिन दूर नहीं जब बिहार की तुलना भी गुजरात और महाराष्ट्र जैसे विकसित राज्यों से होने लगेगी। बिहार की मौजूदा स्थिति पर आधारित ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ये भी कि इस तरह का विश्लेषण आप किस और राज्य के लिए देखना चाहते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।